आज हमारी चर्चा का विषय है निराला की काव्य भाषा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी में छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित हो सकेंगे। निराला जी द्वारा रचित काव्य की भाषा में उस युग की प्रवृत्तियों के योगदान को समझ सकेंगे। निराला ने विवेकानंद के प्रभाव को स्वीकार किया है, यह जान सकेंगे। निराला की गज़लों में उर्दू भाषा का टकसाली प्रयोग नहीं हुआ, यह भी जान सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय छायावाद को विशेष रूप से दो प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रदर्शन माना है। वे मानते हैं कि छायावाद प्रथमतः रहस्यवाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ कवि अपने आलंबन के रूप में अनंत और अज्ञात प्रियतम को स्वीकारता है। इस स्वीकार में वह चित्रमयी भाषा का प्रयोग करता है। दूसरी ओर छायावाद का प्रयोग काव्य शैली की पद्धति विशेष के अर्थ में हुआ है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक चिंतन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत प्रतीकों को व्यवहृत किया गया। उसे प्रतीकात्मक अर्थ में लेने के कारण प्रतीकवाद भी कहा गया है। हिंदी लेखकों ने भी इसे अंगीकृत किया है। इस प्रकार व्यापक अर्थों में छायावाद शब्द रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाओं के कारण भी चलन में आया, अर्थात प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत कथन छायावादी प्रवृत्ति का आधार बना। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा के साथ साथ निराला जी ने भी प्रतीकात्मक पद्धति को अपनाया और चित्रभाषा शैली के कारण छायावाद के एक सशक्त स्तंभ बने। इनकी रचनाओं में एक ओर जहाँ दर्शन का प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार मध्यकालीन भक्ति परंपरा में दिखता है, तो दूसरी ओर अंतर्विरोधों से जूझते हुए युगीन यथार्थ के प्रति अत्यंत सजग भाव भी है। संक्षेप में यदि छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें तो भिन्न भिन्न रूपों में हमें दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख और एतदर्थ प्रयुक्त निराला की भाषा को स्पष्ट करना हमारे इस पाठ लेखन का अभिप्रेत है। छायावादी कवि का लेखन सामूहिक अवधारणा से परे हटकर वैयक्तिक चिंतन और अनुभूति की परिधि में सीमित दिखता है। इसीलिए इस काल के काव्य में वैयक्तिकता और अंतर्मुखी भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा की अभिव्यक्ति खुलकर की गई है। इस काल के कवियों का मन प्रकृति के चित्रण में पूर्ण अनुरागी की भांति रमता हुआ अपना काव्य सृजन करता है। आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण मानवीकरण के रूप में हुआ है। इस काव्य में श्रृंगारिकता की प्रधानता है, किंतु वह श्रृंगार अतीन्द्रिय है। प्रकृति पर नारी भावना का आरोपण तो है, किंतु वासना की गंध इसमें नहीं है। छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है उसकी रहस्यानुभूति। अज्ञात सत्ता के प्रति उनका आकर्षण अप्रतिम है। प्रत्येक पदार्थ में कवि रहस्यात्मक सत्ता का निदर्शन करता है। यह रहस्य छायावादी रहस्य है, जो कबीर, दादू आदि के रहस्य से नितांत भिन्न है। इस काल के काव्य में अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद, आनंदवाद का वर्णन बहुतायत से हुआ है। इसी संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस युग की कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उसका दृष्टिकोण काव्य के भाव जगत और शैली में आदर्शवाद रहा है। छायावादी काव्य को अपने प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का शास्त्रीय बंधन स्वीकार नहीं है। यह अपने तय स्वेच्छतावादी होकर भाव जगत में विचरण करता है। छायावादी काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस काल के प्रायः सभी कवियों की रचनाओं में गेयता होने के कारण यह निसंकोच कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में गेयता एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है। निराला जी की प्रतीकात्मक काव्य भाषा का मूल्यांकन करना भी इस आलेख का उद्देश्य है। काव्य भाषा वाग्देवी सूक्त में वर्णन आता है कि मेरे ही द्वारा मनुष्य योक्ता बनता है। वह जो देखता है, जो भी क्रियाएं करता है, जिस किसी को भी सुनता है, मेरे कारण। जो मुझे नहीं जानते वे मुझ पर ही अवलंबित हैं।
वाणी का यही अंतर्गत स्वरूप जब बहिर्गत होकर हमारे मर्त लोक का अंग बन जाता है तब वह उस भाषा में परिवर्तित हो जाता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। यही भाषा काव्य भाषा तब बनती है जब वह सामान्य भाषा की अपेक्षा अपनी स्थिति व्यापक, व्यंजक और चमत्कारपूर्ण होकर अधिक परिष्कृत रूप में प्रकट होती है। वह केवल विषय का ही नहीं, भाव का भी पूर्णता अनुगमन करती है। विषय वस्तु के आधार पर वह अपना स्वरूप भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। अर्थात यदि विषय महान है, उसकी व्याप्ति असाधारण है, तो उसे व्यक्त करने के लिए भाषा भी अधिक उदात्त और असाधारण होगी। और यदि विषय वस्तु साधारण स्तर की होती है तो उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा में भी साधारण किंवा जातीय स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार कवि के आशय की अनुरूपता के साथ भाषा का स्वरूप विधान कविता की भाषा योजना का प्रमुख नियामक तत्व है। सिद्धांत रूप में कहा जा सकता है कि काव्य भाषा का आदर्श स्वरूप वही है जो कवि के वक्तव्य को उत्कृष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सके। कवि का आशय या काव्यार्थ सामान्य अर्थों में भिन्न होता है। भाषा और विषय की समान धर्मिता के अनुरूप असामान्यता और लोक भाषा से भिन्नता तथा परिष्कृति और औदात्य के प्राचीन काव्य भाषा का आदर्श कहा जा सकता है। वाजपेयी जी के इस मत से सहमत होते हुए यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि कवि के कथन या मंतव्य को उत्कृष्टता के साथ सहज रूप में स्पष्ट करने वाली भाषा ही आदर्श काव्य भाषा है। यह एक अलग बात है कि छायावादी काव्य का अवगाहन करते समय पाठक को अनेक बार ऐसी मनोभूमियों से गुजरना पड़ता है जहाँ भाषा का अभिधार्थ कुछ और होता है और लक्षणार्थ कुछ और। कई बार भाषा के संकेतों द्वारा समझने की आवश्यकता पड़ती है। वाजपेयी जी ने लिखा है, काव्य भाषा जब जब पंडितों के साहचर्य में कृत्रिम होने लगती है तब तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोक भाषा में काव्य की नई प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं और जनजीवन के संस्पर्श से युक्त काव्य की सृष्टि होती है। श्रेष्ठ कवि अपने काव्य में दोनों प्रकार की भाषाओं के अतिवाद से विनिर्मुक्त एक शालीन भाषा का विन्यास करते हैं जो उन दोनों भाषाओं के श्रेष्ठ गुणों के संचय से अपनी शालीनता का निर्माण करती है। निराला की काव्य भाषा के विवेचन के पूर्व यह समीचीन प्रतीत होता है कि उनके समय की काव्य भाषा की विशेष स्थिति की पड़ताल की जाए। वस्तुतः निराला के काव्य सृजन का काल वह काल है जब खड़ी बोली में कविता का लेखन अपनी प्रारंभिक स्थिति में था और काव्य की भावात्मक क्षमताओं का विकास अपने प्रांजल रूप में प्रारंभ हो ही रहा था। इस दौर में निराला ने अपनी काव्य रचनाओं में जिस भाषा का संयोजन किया उसका फलक विस्तृत और नवीन प्रयोगों से समृद्ध है। निराला ने अपने काव्य और काव्य भाषा में बहुविध प्रयोग किए हैं। वे उन्मुक्त थे। पिछली परंपराओं का आश्रय लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। जिस युग में वे रचना कर रहे थे उस युग में कविता वैयक्तिक चिंतन और अनुभूति की परिधि में सीमित होने के कारण अंतर्मुखी हो गई थी। इस स्वानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, रहस्यानुभूति, तत्वचिंतन, वेदना और करुणा की प्रवृत्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण, अव्यक्त के प्रति प्रगाढ़ता, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, देश प्रेम, प्रतीकात्मक चित्रात्मकता तथा श्रृंगारिकता का निदर्शन बहुलता से प्रयुक्त हुआ है। निराला ने भी अपने काव्य में इन आधारों को अंगित किया है और तदनुरूप अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इनके काव्य में जहाँ एक ओर संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली का प्रयोग किया गया है, वहीं दूसरी ओर बंगला, कलकतिया हिंदी, बैसवाड़ी, भोजपुरी का प्रयोग भी दिखाई देता है। सत्य तो यह है कि निराला में हिंदी कविता के लिए नया शब्द भंडार दिया है। निराला की भाषिक रचना पर विचार करते हुए ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे महान विषयों पर लिखते हुए उन्होंने सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, तो सड़क और खेत के आदमी की कविता उसी सड़क और खेत की भाषा में रखी गई है जो पहले गद्य के प्रयोग में होती थी और कविता में प्रयोग करने पर जिसका प्रायः निषेध था। अम्मा है, बप्पा है, झापड़ है और गोलगप्पा है, नौजवान मामा है और बूढ़ा नाना है। चूँकि यहाँ दाना है, सामान्य भाषा जब अपने प्राकृत रूप में प्रयुक्त होती है
तब वह व्यवहार की भाषा कहलाती है। किंतु जब वह काव्य भाषा बनती है तो उसका लक्ष्य भाव चित्रों को उभार कर सौंदर्य की सृष्टि करना होता है। काव्य भाषा वर्ण का केवल आभास नहीं कराती, वर्ण वर्ण के साथ साथ उसकी रसात्मक अनुभूति भी कराती है। वह भले ही सामान्य भाषा से ही शब्दों का चयन करती है, किंतु वह अभिधात्मक न होकर संकेतात्मक रूप में प्रकट होती है। पंत जी ने पल्लव की भूमिका में लिखा है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, वह विश्व के तंत्री की झंकार है जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति होती है। पंत जी के कथन को मिलाकर देखने पर लगता है निराला भाषा के कुशल शिल्पी हैं। लंबी समास युक्त तत्सम शब्दावली के बीच में अचानक तद्भव और देशज शब्दों की ऐसी विन्यस्ति करते हैं कि उससे नई अर्थवत्ता प्रकट होती है। यामिनी जागी गीत की इन पंक्तियों को इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। हेर उर्पट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली भेद मराल, गेह में प्रिस्नेह की जयमाल, वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग में तागी। हेर, फेर और तागी जैसे तद्भव शब्दों के प्रयोग संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ ऐसे घुलमिल कर प्रकट हुए हैं कि उसे अर्थवत्ता में वृद्धि हुई है, किसी प्रकार ह्रास या कमी नहीं दिखाई देती है। वे संस्कृत शब्दावली का प्रयोग तो करते हैं, किंतु हिंदी क्रियाओं को जोड़कर वे अपनी भाषा गढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि संस्कृत तत्सम शब्दावली को हिंदी क्रियाओं से जोड़कर वे शब्दों की अर्थवत्ता में परिवर्तन की नई दिशाएं प्रस्तुत करते हैं। उनका इस प्रकार का प्रयोग तुलसीदास जैसे संस्कृत निष्ठ काव्य में भी देखने को मिलता है। निराला अपने ढंग से विषय वस्तु को पकड़कर अपने मन की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी काव्य भाषा सर्वत्र कोश की भाषा का अनुसरण नहीं करती। संभवतः इसी कारण जो लोग कोश के अनुशासन को ही मानते हैं, वे निराला की काव्य भाषा में किए गए प्रयोगों और नई नई अर्थ निष्पत्तियों को नहीं स्वीकारते। निराला ने काव्य सृजन में सदैव व्यापकता और विस्तार को लक्ष्य में रखा है, इसीलिए उनकी काव्य भाषा समरस नहीं है। वे सदैव कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। छायावादी कवियों के मध्य इस प्रकार के भाषाई प्रयोग के कारण ही उनकी स्थिति भिन्न और अप्रतिम है। लोग प्रायः दोषारोपण करते हैं कि निराला की सामासिक पदावली के संयोजन संस्कृत के नियमों के परे छोड़ता है। वह संस्कृत व्याकरण का अनुरूप न होकर एक स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि उन शब्दों के चयन और प्रयोग के मूल में कोई व्याकरण नहीं है। यह व्याकरण भले ही संस्कृत सम्मत न हो, किंतु देशज भाषाओं के अपने व्याकरण होने के कारण निराला ने अपने काव्य में देशज भाषाओं के व्याकरण को भी अपनाने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने अनुभवों को कविता में उतारने के लिए पुराने शब्दों को ठोक पीट कर अपनी कविता के अनुकूल बनाया है और नई शब्दावली का प्रयोग कर भाषा को विषय की अनुकूलता प्रदान की है। सरोज स्मृति का यह खंड द्रष्टव्य है। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, ये जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार, के खाए मुख ज्यों पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेने को घोर अंध उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझमें नहीं चाह। इस प्रकार के भाषाई प्रयोग से निराला जी ने नई भाषा को तलाशने में द्विवेदी युगीन और छायावादी काव्य भाषा के आभिजात्य को तोड़ने का कार्य किया है। निराला की प्रथम प्रकाशित रचना जूही की कली है। उन्होंने इस रचना के माध्यम से हिंदी में छंद मुक्त काव्य की शुरुआत की थी। खड़ी बोली काव्य भाषा की विन्यस्ति इस कविता में अपने पूर्ण ओज के साथ दिखाई देती है, किंतु यदि समग्र रूप से उनकी भाषा का अवलोकन किया जाए तो उनकी काव्य भाषा का एक छोर राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास के जैसे तत्सम प्रधान क्लिष्ट शब्दावली के काव्योचित औद्यात्य का प्रयोग है, तो दूसरी छोर पर नए पत्ते और वेला का अकाव्योचित सा दिखने वाला भाषिक रूप है। इन दोनों छोरों के बीच निराला किसी नट की भांति सधे हुए हाव भाव से संचरण करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत, हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और फारसी भाषा में काव्य रचना करने का उपक्रम किया है। बेला में प्रकाशित गज़लें
इसका प्रमाण है। यह एक अलग बात है कि कुछ गज़लों में भी उन्होंने हिंदी और संस्कृत का प्रयोग किया है, परंतु कुछ ऐसी गज़लें हैं जिनमें उर्दू फारसी की शब्दावली की बहुलता है। गज़लों के इन प्रयोगों से निराला भाषा की दृष्टि से एक समृद्ध शायर की तरह नहीं दिखाई देते, इसीलिए उनकी गज़लें अधिक प्रचार नहीं पा सकी। इसका संभवतः बड़ा कारण ये रहा है कि इन गज़लों में उर्दू फारसी का वह टकसालीपन नहीं दिखाई देता, जिनके कारण उर्दू और फारसी के शायर निराला से कहीं बड़े दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये कहना संभवतः समीचीन होगा कि बेला में प्रयुक्त इनकी भाषा अन्य काव्य प्रकृतियों की भाषा के समक्ष कोई बड़े प्रतिमान स्थापित करने में समर्थ नहीं रहे, जबकि कुकुरमुत्ता, विधवा, वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं की भाषा अपने जनभाषा के पूर्ण गौरव के साथ दिखाई देती है। हालांकि वागर्थ के फरवरी अंक में डॉक्टर रामौर सिंह ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन का उल्लेख करते हुए लिखा है, लोगों ने निराला की कविताओं का अर्थ समझना और पकड़ना चाहा। जब वह पकड़ में नहीं आया तो लोग उन्हें पागल कहने लगे। निराला की काव्य भाषा को पकड़ने में लोगों को इसलिए भी कठिनाई हुई क्योंकि वे छायावादी युग में पूरी तरह से छायावादियों के साथ नहीं थे और न प्रगतिवादी युग में प्रगतिवादियों के साथ। वे जीवन के क्षेत्र में सबसे अलग थे, इसीलिए भाषा का बहुविध प्रयोग भी अन्यों से अलग है, जो अलग होते हुए भी सहज और स्वाभाविक है। निराला ने जीवन की लंबी यात्रा बंगाल में रहकर पूर्ण की थी। वहीं उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद को पढ़ा था। संस्कृति और नए संस्कार देने की जो छटपटाहट बंगाल के सुधारवादियों में दिख रही थी, वह छटपटाहट निराला जी के काव्य में भी दिखाई देती है। 19वीं सदी का नवजागरण देश की संपूर्ण संस्कृति पर दिखाई दे रहा था। सभी सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए थे, किंतु जिस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ के सुधारवादी आंदोलनकारी अपना रहे थे, निराला की मान्यता उनके विपरीत रही है। बंगाल के लोग अंग्रेज़ों की प्रगतिशील भावना और किसानों पर जमींदारों के प्रभुत्व के हिमायती थे। निराला इसे सुधार नहीं मानते थे। वे राजनीतिक संघर्ष के पक्ष में थे और हर सामाजिक सांस्कृतिक समस्या को राष्ट्रीय पुनर्गठन के रूप में आंकते थे। उन्होंने मातृभूमि की मूर्ति अपने हृदय में बसा रखी थी। मुझे देख तू सजल हथों से अपलग उड़ के शतदल पर गीत का। निराला में क्रांति का जो स्वर है वह रवींद्रनाथ टैगोर में भी नहीं है। जागो फिर एक बार और बादल राग कविताओं की भाषा का ओज पाठक को आंदोलित करने में सफल दिखता है। वस्तुतः समाज की परिस्थितियों में इतर और कुछ साहित्यकार लिख ही नहीं सकता, किंतु अपने भाषा के प्रभावी प्रयोग से वह लोगों को आंदोलित और आनंदित करता है। निराला ने भी अपने विषयों का चयन समाज से ही किया है और उनको समाज के ही समक्ष रखने के लिए जो भाषा अपने काव्य में गढ़ी है वह अप्रतिम है। निराला रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित रहे हैं। उनकी रचनाओं का प्रभाव निराला की काव्य भाषा में व्यक्त हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे केवल अनुवाद ही कर दिया गया है। रवींद्रनाथ की विजयिनी में वर्णित अंगे अंगे यौनेर तरंग उच्छल लावण्येर माया मंत्रे स्थिर अचंचल को उन्होंने सरोज स्मृति में लगभग अक्षरशः उतारा है। पर बंधा दे के दिव्य बांध छलकता दिगों के साथ साथ। इसी प्रकार विवेकानंद का भी उन्होंने अनुसरण किया है। मेघ मंद्र कुलिश महारण भूलो भूलोक व्यापी अंधकार उगरे आंधार हुंकार स्वच्छिचे प्रलय वायु का दूसरा पद अंधकार और अंधकार उगरे अंधकार को निराला ने अनुदित किया है। अंधकार उद्गीरण करता अंधकार घनघोर अपार महाप्रलय की वायु सुनाती श्वासों में अगणित हुंकार अनामिका से। निराला ने अंग्रेजी संस्कृत जैसी भाषाओं और उनके रचनाकारों को खूब पढ़ा था। अंग्रेजी लेखकों की रचना का प्रभाव निराला की रचनाओं पर भी है। संस्कृत के कालिदास तो जगह जगह दिखाई देते हैं। जैसे कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट भाषा में सौंदर्य का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभव आदि ग्रंथों में किया है, वैसा ही प्रयोग निराला जी ने भी किया है। इनकी भाषा भी सौंदर्य वर्णन में मादकता से परिपूर्ण है, किंतु कालिदास ने कहीं कहीं मर्यादा को नहीं माना है। नए पत्ते से निराला की भाषा का एक प्रयोग। नहीं जैसे कोई चाह देखने की मुझे और कैसे भरे दिव्य स्तन हैं ये कितने कठोर मेरा मन कांप उठा याद आई जानकी। अथवा रत्नावली के वर्णन का यह दृश्य लगती उषा ऋण मौन राग सोते पति से
वह रही जाग, प्रेम के फाग में आग त्याग की तरुणा। प्रिय के जड़ युग कूलों पर बहती ज्यों स्वरगंगा, भास्कर नश्वरता पर आलोक सुधरदृक करुणा। इस प्रकार के सौंदर्य वर्णन के साथ साथ उन्होंने वाल्मीकि रामायण के बहुत से प्रसंगों को अपनी काव्य भाषा में उतारा है। यहाँ हमारा उद्देश्य ये स्पष्ट करने का है कि निराला बहुनाधीत थे। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी भाषा के साथ उन प्रसंगों को अपने काव्य में उतारा भी है। इस काव्यावतरण में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह मूल के तद्वत भी है और उससे विरुद्ध भी। भावबोध में कहीं कहीं वह बिल्कुल विपरीत उद्भावना से अप्लावित दिखती है। आलेख के समाहार के रूप में हम निराला की काव्य भाषा को 5 रूपों में बांटकर परख सकते हैं। इनकी पहली शैली का विकास लगभग 1925 के आसपास का है। इस काल की रचनाओं में उन्होंने संस्कृत पदावली के साथ साथ सामासिक शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है। इस युग की कविता तुम और मैं तथा जूही की कली में ऐसी भाषा का दर्शन होता है। दूसरे युग में 1930 के आसपास उन्होंने प्रकृति की मादकता और सौंदर्य के साथ संगीत प्रियता का परिचय कराया है। गीतिका का प्रकाशन इसी काल में हुआ। भारत जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे जैसी काव्य भाषा में ये प्रसाद और पंत जी के काफ़ी निकट दिखाई देते हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास तीसरे कालखंड की रचनाएं, जिसमें संस्कृत पदावली और सामासिकता का बहुल प्रयोग हुआ है। अपने चौथे युग में निराला लोकहित के निकट के कवि दिखाई देते हैं। इस काल की कविताओं में श्रमजीवियों के कष्टों के प्रति सहानुभूति और संपत्तिवाद के प्रति घोर निर्विरोध दिखाई देता है। 1945 में प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ताई, इसकी भाषा ठेठ देशी पर लिए हुए बोलचाल की भाषा लगती है। वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठकर सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, तन चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर ही टरा रहा है कैपिटलिस्ट। और अंतिम अर्थात 5वें युग में गीत गुंज नाम से जो कविताएं प्रकाशित हुईं उनमें मुक्त काव्य लिखने का प्रयास किया गया है। इन कविताओं की भाषा भी सामासिक पदावली से हटकर सहज देशज रूप में दिखाई देती है। वे परिबल में तुलसीदास में महाकाव्यात्मक भाषा गरिमा से आगे बढ़ते हुए गीतिका में कला की पच्चीकारी के लिए संगीतात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए वनबेला में जनभाषा के अत्यंत निकट पहुंचने के बाद जो भी बचता है उसे गज़लों में उतारने में समर्थ दिखते हैं। निराला जी ने छायावादी काव्य भाषा का प्रयोग तो किया है, किंतु अंततः वह दूसरों से भिन्न भी है। निराला जी ने अपने काव्य में देशज शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, देशज व्याकरण को भी स्वीकार किया है। इनके काव्य में बंगला, कलकतिया, बैसवाड़ी भाषा का प्रयोग बड़ा सुंदर और सुखद लगता है। और निराला जी ने गज़लों में उर्दू के अतिरिक्त हिंदी तथा संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया है।